हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज हमारी पॉलिटी की 6th क्लास है। फ्रेंड्स, हमारी जो इंडियन पॉलिटी की हमने एम लक्ष्मीकांत की बुक को स्टार्ट किया हुआ है, इसका 6th एडिशन है। इस सीरीज़ में हम पूरी की पूरी बुक को जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस वाइज हम उनको कवर करेंगे इजी वे में। हमारी ऑलरेडी 5 क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो कंपनी रूल है, बिकॉज ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, कंपनी रूल एक क्राउन रूल। जो कंपनी रूल है वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है और हमने लास्ट क्लास में क्राउन रूल को स्टार्ट किया था। और क्राउन रूल के अंडर हमने 1858 का एक्ट देखा, 1861 का और 1892 का। ये एक्ट इसमें हमने देख लिए है। अब हम आगे के एक्ट को देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी पहले की क्लासेस को नहीं देखा तो पहले आप वो क्लासेस देखिए, उसके बाद ही आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है क्राउन रूल के अंडर वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। जो लॉर्ड मिंटो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए। जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट में क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंटर और प्रोविंसेस के अंदर, उनका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ किया गया। जैसे हमने लास्ट के जो पिछले क्लासेस के एक्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटर के अंदर वाइसराय की काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे ही प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर की काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम इस लेजिस्लेटिव काउंसिल की अभी बात कर रहे हैं कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, उनको इंक्रीज कर दिया गया था। लेकिन जो वाइसराय की जो सेंटर के अंदर जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें जो मेंबर है उसे बढ़ा दिया गया था 16 से 60 कर दिया गया था। बट जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर जो मेंबर कितने होंगे ये फिक्स नहीं था, ये यूनिफॉर्म नहीं था। लेकिन अभी बात आती है कि ऑफिशियल मेजॉरिटी इन काउंसिल के अंदर किसकी होगी। वाइसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर तो अभी भी मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर की ही होगी, ऑफिशियल मेंबर की ही मेजॉरिटी होगी। लेकिन जो प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अलाउ कर दिया गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी के लिए। प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर जो होगी नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स इन द सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पेक्टिवली। ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंटर के अंदर थी, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी किसके अंदर थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जो कि प्रोविंसेस की थी। एक्सपेंडेड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल, मींस के जो सेंटर और प्रोविंसेस की जो काउंसिल होती है, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस को अपॉइंट नॉमिनेट किया जाने लगा था, हमने लास्ट के एक्ट्स में देख लिया। इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर अभी आ गए थे जो कि इंडियंस थे, इसके जो साइज है वो भी बढ़ा दिया गया, 16 से 60 कर दिए गए मेंबर। पहले इनको जो परमिशन मिल गई थी कि ये बजट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि वाइसराय की सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर होंगे, वो बजट को डिस्कस कर सकते थे। लेकिन अभी जो उनकी फंक्शन थे बजट को डिस्कस करने के लिए और उसको बढ़ा दिया गया। अभी उनको और फैसिलिटी दे दी गई, जैसे कि वो बजट तो पहले ही बजट पर डिस्कशन कर सकते हैं,
लेकिन तब वो उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, मीन्स कि उसके अगेंस्ट कोई वोट नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी उनको फैसिलिटी दे दी गई थी कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, लाइक वो अपने काउंटर क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोविंसेस की बात करें, वो हमने पहले ही देखा था कि जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंसेस के अंदर, उसको ऐसी परमिशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज प्रोविंसेस को अपना खुद का बजट इंट्रोड्यूस करने की पावर अभी नहीं मिली थी, इसलिए उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भी ये परमिशन नहीं थी। अब एक बात और की गई कि जो वाइसराय की और गवर्नर की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें इंडियंस को एसोसिएट किया जाने लगा। अब तक हम जो देख रहे हैं वो हम सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में ही देख रहे हैं कि वाइसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और एक एग्जीक्यूटिव होती है, इसमें ही नॉमिनेशन होता है। सिमिलरली गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ही नॉमिनेशन हुई थी इंडियंस की एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। लेकिन एक बात इस एक्ट में नहीं की गई कि जो वाइसराय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब की बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, इसमें इंडियंस को एसोसिएट किया जाने लगा। अभी ये बोला गया कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस को शामिल करेंगे। और जो फर्स्ट इंडियंस थे इंडिया की तरफ से जिनको वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर शामिल किया गया था, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको एसपी सिन्हा भी बोलते हैं। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ज्वाइन की थी वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट हुए थे। एज अ लॉ मेंबर होने का मतलब है उनके पास जो मिनिस्ट्री थी लॉ की थी, उनके पास लॉ का पोर्टफोलियो था, ये एज अ लॉ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। और इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम। इस एक्ट में एक और बात की गई कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी मुस्लिम्स के लिए। इसमें क्या था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई एक एरिया है, उसमें इलेक्शन के टाइम कोई एक मुस्लिम खड़ा होता है, इलेक्शन के लिए कोई मुस्लिम खड़ा होता है, तो उसको वोट कौन डालेगा? बनता तो ये है कि उस इलाके के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, या कोई भी अदर कम्युनिटी के लोग हैं, सभी को वोट देनी चाहिए। लेकिन इसमें ये बोला गया कि अगर कोई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, कोई अदर कम्युनिटी के मेंबर नहीं करेंगे। तो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बंटवारे का, पार्टीशन का जो बीज है वो बो दिया गया था, सीड ऑफ पार्टीशन। बिकॉज जो अंग्रेजों का मकसद ही यही था कि लोग हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं तो हम कैसे राज करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि इनको आपस में ही तोड़ दो, फूट डाल दो और राज करो। यही वो चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। और इस एक्ट के अंदर ही जो कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कम्युनलिज्म को उन्होंने लीगलाइज कर दिया गया था कम्युनलिज्म को। और जो कम्युनलिज्म के फादर, कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर किसे बोला गया? लॉर्ड मिंटो को। बिकॉज इन्होंने ही ये कंसेप्ट लाया था, इसलिए कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर बोला गया लॉर्ड मिंटो को। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब हमने देखा कि मुस्लिम को तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया कि अगर मुस्लिम कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, लेकिन जो बाकी की अदर कम्युनिटीज़ थी लाइक प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार, इनको भी इन्होंने अलग से रिप्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट कर दी। अब हम इस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।
चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको इनकरेक्ट पूछा गया है या फिर करेक्ट पूछा गया है। एडिशनल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। जो एडिशनल मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उससे बढ़ाया गया था 16 से 60। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही किया गया था। एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले जो फर्स्ट भारतीय थे वो एसपी सिन्हा थी। ये भी बिल्कुल सही है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। जो मुस्लिम्स थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, मॉर्ले मिंटो ने किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स बोला जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एम्पावर्ड टू मूव रेजोल्यूशन ऑन फॉरेन अफेयर्स एंड आर्म्ड फोर्सेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसके अकॉर्डिंग कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्या अभी उसके पास इतनी पावर आ गई थी कि वो रेजोल्यूशन मूव कर सकती है किसी भी फॉरेन अफेयर के मामले में और आर्म्ड फोर्सेस के मामले में। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिकॉज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास सिर्फ इतनी पावर आई थी अभी कि वो रेजोल्यूशन मूव कर सकती है, लेकिन बजट के ऊपर, बजट के मामले में वो रेजोल्यूशन मूव करवा सकती है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकती है एग्जीक्यूटिव से, कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकती है, और कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर है उस पर भी वो अपनी रेजोल्यूशन मूव कर सकती है। बट कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट थे जिस पर वो अपनी रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सकती थी। वो कौन कौन से थे? लाइक फॉरेन अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन स्टेट्स के रिलेटेड कुछ भी मैटर हो, सभी की अथॉरिटी जो थी सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास में थी, सेंटर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में। आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे की हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का एक्ट, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड्स। इस एक्ट को हम देखेंगे और 1-2 वीडियो के अंदर हमारा ये टॉपिक फुली फिनिश हो जाएगा और साथ ही साथ हम उनके MCQs भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।